हेलो दोस्तों, एस.एन.डी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन पर एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पावर ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा, जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखिए पावर ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, आपका पावर ट्रांसमिशन के ऊपर एक जो है इंट्रो में देता हूँ। जब किसी विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को परिभ्रमण ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसके द्वारा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पावर ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि यदि किसी अगर एक सोर्स के द्वारा दूसरे सोर्स को चलाने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स, किस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स होता है। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन जो है दोस्तों, वह है 3 ड्राइव्स के द्वारा किया जा सकता है। तो यानी कि एक तो फर्स्ट आपका बेल्ट ड्राइव, दूसरा आपका चेन ड्राइव और तीसरा आपका गियर ड्राइव। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम देखते हैं चालनों को यानी कि ड्राइव्स को इनके प्रमुख बलों के आधार पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वह कौन कौन से बिंदु है, तो देखिए, चालक यानी कि ड्राइवर तथा चालित यानी कि ड्रिवन शाफ्ट के बीच की दूरी के आधार पर। अब यहाँ पर अगर दूरी के आधार पर कौन सा चालन काम में लिया जाएगा, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है आपका पट्टा यानी कि ड्राइव, पट्टा ड्राइव तथा रस्सा ड्राइव। अधिक दूरी के लिए मतलब ज़्यादातर अगर ज़्यादा डिस्टेंस अगर दी गई हो तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और चेन ड्राइव यानी कि मीडियम डिस्टेंस के लिए किया जाता है, मध्यम दूरी के लिए हम चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आप एज इट इज़ जाते हैं कि अगर साइकिल की बात करते हैं तो चेन का इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट की अगर बात करते हैं तो चक्की, आटा चक्की जो होता है दोस्तों, उसमें भी हम बेल्ट ड्राइव का, अधिक दूरी होती है तो वहाँ पे बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है आपका गियर ड्राइव, जो कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में संयोजक के आधार पर, मतलब कि कनेक्शन के आधार पर, तो एक तो होता है आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन और दूसरा होता है आपका रिजिड कनेक्शन। तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्या होता है, इसमें लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल कनेक्शन से शाफ्टों को जोड़ा जाता है, जैसे कि पट्टा और रस्सा। ठीक है, रस्सा तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, और पट्टे का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आपका रिजिड कनेक्शन की अगर बात की जाए तो इनमें शाफ्टों को दृढ़ संयोजन जैसे गियर, केम, क्लच द्वारा जोड़ा जाता है। तो रिजिड मतलब कि जहाँ पे दृढ़ कनेक्शन की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो वहाँ पर हम गियर का, केम का, क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वहाँ पर आपके शक्ति संचरण के सिद्धांत पर, यानी कि पावर जो आपका ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल के अनुसार अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपका फ्रिक्शन ड्राइव होता है दोस्तों। इनमें से अवयवों के लिए, तो फ्रिक्शन ड्राइव में क्या होता है दोस्तों, इनमें दो अवयवों के बीच घर्षण के द्वारा शक्ति का संचरण होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ पर दो अवयवों के बीच में जब फ्रिक्शन द्वारा पावर ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे तो पट्टा और रस्सा चालन होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका पॉजिटिव और मैश ड्राइव, देखिए दो नाम होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव ड्राइव या फिर इसको मैश ड्राइव भी कहा जाता है। तो इनमें से दो अवयवों के दृढ़ मेल समझ रहे हैं ना दोस्तों, यानी कि आपका जो है रिजिड कनेक्शन होता है, मेल किया मैश करवाया जाता है। तो दो अवयवों को अगर अपन रिजिड मेल द्वारा किया जाता है तो इससे शक्ति संचरित होती है, जैसे कि चेन और स्प्रोकेट। ठीक है दोस्तों। चेन का इस्तेमाल साइकिल में कर लिया जाता है और वहीं पर अगर बाइक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन स्प्रोकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको पट्टा चालन के बारे में बताता हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पर, पट्टा चालन व रस्सा का प्रयोग एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पुली के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं तो जो एक या विभिन्न गति पर पट्टा या रस्से के साथ में घूमती है, शक्ति संचरण का मान निम्नलिखित फैक्टर पर निर्भर करेगा। देखिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जहां पर आपको अगर पावर ट्रांसमिशन करना है और पट्टा और रस्से चालन का इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से किस किस चीज़ पर वो डिपेंड करेगा। तो दोस्तों
पहला पॉइंट जो होता है वो आपका पट्टे का वेग होता है, दूसरा होता है पट्टे पर तनाव यानी कि पुली पर पट्टे की स्थिति के कारण। यानी कि आप एक बात तो समझ सकते हैं कि यदि दो पुली की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर आपके उसके ऊपर जो है जब पट्टा चालन किया जाता है तो वहाँ पे अधिक दूरी भी होती है और साथ में वहाँ पर हमको वेलोसिटी भी प्राप्त करनी होती है, तो कितना होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं तो पट्टे पर तनाव यानी कि पुले पर पट्टे की स्थिति के कारण। ठीक है, तो किस स्थिति में पट्टा कैसा लगेगा, क्रॉस होगा, ओपन होगा, ये हम आगे बात करेंगे। देखते हैं किस तरह से टेंशन वहाँ पर बनता है। इसी के साथ में दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है हमारा पट्टे और छोटी पुली पर संपर्कीय चाप यानी कि आर्क ऑफ कांटेक्ट कि मतलब कितने डिग्री, या फिर बात की जाए तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये बोला जाता है कि जब किसी घिरनी के ऊपर, घिरनी भी क्या मतलब पुली के ऊपर मैं अगर पट्टे को चढ़ाता हूँ तो वहाँ पर आर्क कांटेक्ट कितना अच्छी तरीके से होता है। जितना आर्क कांटेक्ट अच्छी तरह होगा वहाँ पर वह उतना ज़्यादा जो है वेलोसिटी रेशियो हमको प्राप्त होता है। इसी के साथ में दोस्तों आपका चौथा पॉइंट है जो कि जिन परिस्थितियों में पट्टा उपयोग में लिया जा रहा है, तो पट्टा क्यों कहाँ पर इस्तेमाल लिया जाता है, कौन सी वो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपके पट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। तो पट्टा चालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वह कौन सी बातें हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर पट्टे के काट पर समान तनाव सुनिश्चित करने के लिए शाफ्टों को ठीक प्रकार से लाइन में होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है पट्टे के लिए कि भाई जहाँ पर अगर मान लीजिए अगर कहा जाता है कि पट्टे के काट पर, काट समझ ना सेक्शन, ठीक है, काट पर समान तनाव सुनिश्चित करना है। दोस्तों देखो टेंशन नहीं होगा, अच्छी तरीके से पट्टा जो है वो पुली के ऊपर अगर नहीं टाइट फिट बैठेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ में सुनिश्चित करने के लिए कि भी तनाव कितना है, तो देखिए तनाव इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ पर कि भी तनाव नहीं होगा तो मतलब कि अच्छी तरीके से हमें जो है वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलेगा, वेग नहीं मिलेगा, तो हमारा काम जो है वो स्लो मोशन में होगा, मतलब स्लो तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए शाफ्टों को ठीक प्रकार से लाइन में होना चाहिए। देखिए ये तो बहुत सही है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों चालक तथा चालित घिरनी यानी कि ड्राइवर तथा ड्रिवन पुली के बीच की दूरी बड़ी घिरनी के व्यास के 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है दोस्तों यहाँ पर कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जब चालित और ड्राइवर और ड्रिवन के बीच की अगर घिरनियों के बीच जो होना चाहिए, क्या उनका डायामीटर होना चाहिए, तो देखिए कैसे क्लियर बताता हूँ मैं। देखिए एक तो ड्राइवर और दूसरा आपका ड्रिवन जो पुली होती है। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर जो कि आगे ड्रिवन को पावर से आगे कनेक्टेड होता है यानी कि बेल्ट के द्वारा होता है। तो चालक तथा चालित घिरनियों के बीच की दूरी, तो चालक तथा चालित घिरनियों के बीच की दूरी बड़ी घिरनी के व्यास के 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि चालक जो पुली होती है वो बड़ी होती है और जो ड्रिवन जो होती है वो आपकी छोटी होती है, ताकि छोटी घिरनी पर संपर्क चाप अधिक से अधिक संभव हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपने डेली लाइफ में देखा है तो मेरे को लगता है आटा चक्की बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक तरफ बड़ी पुली होती है, एक तरफ छोटी पुली होती है, वहाँ पर आपका पट्टा उसके ऊपर लगा होता है और वहाँ पर उसका आर्क कॉन्टैक्ट कितना अच्छा होता है ये आपको समझने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पट्टे की मोटाई छोटी घिरनी के व्यास के 1/30वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पट्टे की जो मोटाई है वह छोटी घिरनी का जो व्यास का 1/30वां हिस्सा है या फिर भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारा चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, चाल अनुपात 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर चाल की बात की जा रही है दोस्तों तो वहाँ पर आपका जो स्पीड रेशियो होता है तो स्पीड रेशियो कितना 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो जितने 4 पॉइंट मैंने बताए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो बेल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला आपका चपटा पट्टा यानी कि फ्लैट बेल्ट, दूसरा वी बेल्ट और तीसरा जो आपका गोलाकार या रस्सा पट्टा यानी कि सर्कुलर और रोप बेल्ट। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं दोस्तों कि अगर पट्टा की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपका चपटा पट्टा होता है। चपटा पट्टा फैक्ट्रियों तथा वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, जहाँ सीमित मात्रा में शक्ति संचरण हो। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही मौस लाइन जो आपको काम में आएगी एग्जाम में, वो आपके लिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो चपटा पट्टा जो कि इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पर सीमित मात्रा में पावर ट्रांसमिशन करना हो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, तथा घिरनियों के बीच की दूरी 10 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। घिरनी यानी कि पुली और पुली के बीच की दूरी जो है दोस्तों 10 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसकी काट आयताकार होती है, यानी कि आपका रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। इसी के साथ में तथा घिरनियों की सतह भी चपटी होती है, घिरनियों की सतह भी चपटी होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और वी बेल्ट का प्रयोग किए जाते हैं जहाँ बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण होता है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे बड़ी मात्रा में हमको शक्ति पावर ट्रांसमिशन करना होता है वहाँ पर वी बेल्ट का इस्तेमाल होता है। इसकी जो सेक्शन होती है वो होता है आपका ट्रेपेजॉइडल, यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार की होती है। और इनमें घिरनियों की सतह भी वी आकार का खाँचा बना होता है, ठीक है। तो वी टाइप का जो यहाँ पर है इसमें स्लोट कटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गोलाकार या रस्सा पट्टा। यह उन कारखानों में अधिकतर काम में लिए जाते हैं जहां अधिक पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तथा एक पुली से दूसरी पुली के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक तथा 24 से 30 मीटर तक हो। इसका काट वृत्ताकार होता है दोस्तों। इसके प्रयोग के लिए घिरनी पर बने खांचे का कोण ग्रुव प्रायः आपके 45 डिग्री का होता है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्लैट बेल्ट का इसी प्रकार से देखो ये आयताकार दे रखा है, यहाँ पर ये वी टाइप का शेप कटा हुआ है, यहाँ पर ये आपका सर्कुलर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे 3 जो है पट्टे के जो है प्रकार स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि किस किस प्रकार के पट्टे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेलोसिटी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इनमें ड्रिवन पुली तथा चालक पुली के वेगों के अनुपात को चालन का वेग अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि ड्रिवन पुली तथा ड्राइवर पुली यानी कि आपका चालित घिरनी और चालक घिरनी के वेगों के अनुपात का चालन को ही वेग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। किस प्रकार से चालन हो रहा है तो कितना वेलोसिटी मिलेगा उस पर हम जो अनुपात मिलता है दोस्तों वही आपका वेग अनुपात होता है। एक खुला पट्टा चालन यानी कि ओपन बेल्ट ओपन जो ड्राइव होती है वह पट्टे में चालक तथा चालित घिरनियों को एक सिरा विहीन पट्टे से जोड़ा जाता है। मतलब कि देखिए यहाँ कहने का मतलब ये, जब ओपन बेल्ट ड्राइव की बात की जाती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर जो है जो चालक और चालित घिरनी होती है को एक सिरा विहीन पट्टे से जोड़ा जाता है, जिसका कोई सिरा नहीं होता, ऐसे पट्टे से जोड़ा जाता है। और जैसा कि चित्र में आपको दिखाया, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी ड्राइवर है, ये आपका ड्रिवन है, और ये आपके इसके ऊपर देखिए बेल्ट। यहाँ पे कहीं भी आपको जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी एक भी सिरे पे ऐसा नहीं है कि भी यहाँ पे इसका सिरा जुड़ रहा है, पूरा का पूरा बेल्ट तैयार है दोस्तों। इसी प्रकार से यह होता है, इसका कोई एंड नहीं होता, तो ये बस कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए ड्राइवर है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डायमीटर की तो इसे हम D1 देते हैं, और N1 जो होता है वो RPM होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर D2 और ये N2। RPM तो आपको पता ही होगा, रोटेशन पर मिनट कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है दोस्तों। तो ये इस दिशा में घूमता है और ये भी इस दिशा में घूमता है, और ये पट्टा जो है इस तरीके से यहाँ पर आपका स्लाइड करता है, मतलब कि रोटेट करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका टाइट साइड होता है, ये आपका स्लेक साइड होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अगर वेलोसिटी रेशियो का अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी हम डायमीटर की बात करते हैं तो पाई कांस्टेंट आता है दोस्तों, और आपका जो यहाँ पर D1 है, D1 तो आपका पता ही है आपको, चालक का जो घिरनी है उसका डायमीटर है, और यहाँ पर आपका ये N1 है RPM, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ में जब ड्रिवन पुली की बात करते हैं तो बराबर आपका जो है पाई D2 N2, यानी कि आपका दोस्तों पाई तो कांस्टेंट, और इसी के साथ में आपका D2 जो है आपका डायमीटर ऑफ किसका, पुली आपके ड्रिवन पुली का, और साथ में N2 जो है उसके RPM होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो होता है जिसको हम VR से दर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा N2/N1, देखिए स्थानांतरित करेंगे ना तो ये N2 के नीचे क्या आएगा, सॉरी N1 के नीचे N2 आ जाएगा दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं। तो D2 बाई मतलब उल्टा रिलेशन होता है दोस्तों इनका। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपके
ड्रिवन पुली के आरपीएम बटा आपके ड्राइवर पुली का आरपीएम की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर वो हो जाता है आपके जो है ड्राइवर पुली का डायमीटर बटा आपके ड्रिवन पुली का डायमीटर। इस तरीके से इसका वेलोसिटी रेशियो होता है। और यदि अगर पट्टे की मोटाई टी दी गई हो तो बस इतना सा है कि उसके जो डायमीटर है उसके साथ में उसकी थिकनेस भी आ जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और अगर इसी को अगर मैं जो त्रिज्या के रूप में अगर बात करूँ दोस्तों, तो जो आपकी थिकनेस दी गई है और ये डायमीटर तो आपका R1 हो जाएगा और जो ये टी है वो T/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, N2/N1 इज इक्वल्स टू आपका R1 प्लस T/2 है ना, बटा आपका R2 प्लस T/2। इस तरीके से आपका देखिए थिकनेस तो पट्टे की एक ही है दोस्तों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, लेकिन दोनों का डायमीटर और रेडियस दोनों अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं। ये तो हमने जो है आपका सिंपल बेल्ट ड्राइव की बात की थी। अब मैं आपको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के बारे में बताऊंगा, संयुक्त पट्टा चालन, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे कई सारे पुलियों के द्वारा एक साथ में एक से अधिक जो है पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए कि घिरनी 1 और 2 पर 2 और 2 से 3 पर इस प्रकार से पावर ट्रांसमिट की जा रही है कि घिरनी 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर स्थित है तथा अन्य 2 घिरनी दूसरे शाफ्ट पर लगी हुई है, जैसा कि आपको आगे मैं चित्र में दिखाऊंगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा दोस्तों, N4/N1। देखिए ये हमेशा याद रखिए, सबसे लास्ट वाली पुली का जो आरपीएम है वो ऊपर, जो फर्स्ट वाली है उसका आरपीएम नीचे, और इसके बाद में बराबर में अगर आपको दिया गया है तो देखिए आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि भाई आपका जो यहाँ पर अगर आरपीएम जो होता है उल्टा दे रखा है तो डायमीटर आपको सीधा सीधा लिखना होता है। तो D1/D2 तो यहाँ हो जाएगा, और इनटू में जो आपकी 2 पुली और लगी हुई है वो आपका D3/D4। बस इस तरीके से याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम, और अगर टी थिकनेस दे रखी है तो सारे डायमीटर में आपकी जो है थिकनेस जुड़ जाएगी। ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया दोस्तों। अब थोड़ा सा हम डायग्राम की ओर भी नज़र देख लेते हैं, तो किस प्रकार से देखिए ये आपका ड्राइवर है, ये आपकी पहली पुली होगी दोस्तों। फिर ये जो जुड़ा है यहाँ पर आपके जो है ये यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका ड्रिवन पुली हो गया। फिर अगर बात करूँ मैं इस वाले की, तो तीसरी जो है इसी के ऊपर लगी है, इसी से मतलब जुड़ी हुई है, आगे के बीच में शाफ्ट लगा है, और ये आपका 4th नंबर का। तो पहला जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे के कारण जब तीसरा घूमेगा तो तीसरा जो है चौथे वाले से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड ड्राइव होता है। तो ये आपका D1 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका D2 और D3 D4, और आरपीएम तो आपका एज इट इज़ वैसा ही जैसा कि जहाँ पर आपका है, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खुला पट्टा चालन यानी कि ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार से आपका ओपन बेल्ट ड्राइव होता है। तो दोस्तों जब चालित यानी कि ड्रिवन पुली को घुमाने की दिशा में चालक ड्राइवर पुली की दिशा के अनुरूप रखनी हो, तब खुला पट्टा चालन पुली की दिशा के अनुरूप रखनी हो तब खुला पट्टा चालन ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आपके ड्रिवन पुली को घूमने की दिशा में चालक पुली की दिशा को अनुरूप रखना है, जैसे कि अगर ये इसी दिशा में घूम रहा है तो ये भी इसी दिशा में घूम रहा है, तो वहाँ पर हम जो है इस तरह से पट्टा चालन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाला आपका स्लैक साइड होता है, नीचे वाला आपका टाइट साइड होता है, जिसको हम टेंशन साइड भी बोलते हैं दोस्तों। ये आपका बड़ी वाली पुली आपकी ड्राइवर होती है और नीचे वाली आपका ड्रिवन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बेल्ट की लंबाई का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ याद करने से परेशानी नहीं आएगी, मैं पक्का बोल रहा हूँ आपसे। ध्यान से देखिएगा, जब आपसे बोला जाता है कि आपसे ओपन बेल्ट ड्राइव की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम इसकी ये पढ़ लेते हैं डिटेल्स। तो एल जो है पट्टे की लंबाई दी गई है, सी यानी कि पुलियों के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, और डी जो है आपकी बड़ी पुली का व्यास, और स्मॉल डी जो है छोटी पुली का व्यास। तो सी यहाँ पर जनरली कन्फ्यूजनेबल रहता है लोगों को, तो यहाँ पर पुलियों के केंद्रों के बीच की दूरी सी यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो लंबाई का अगर फॉर्मूला ओपन बेल्ट के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपकी दूरी क्या है, 2c यानी कि दुगनी दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्लस 1.57, ठीक है, और d प्लस डी इसका ब्रैकेट में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो बड़ी पुली का व्यास है और छोटी पुली का व्यास है उसको आपको जोड़ देना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1.57 से, प्लस ये जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बड़ी पुली में से आपका जो है दोस्तों आपके छोटी पुली का जो डाया है, दोनों के डाया को माइनस करके उनका आपको
होल स्क्वायर कर देना है और बटे में आपका जो है आपकी जो दोनों के बीच की दूरी है उसको 4 गुना करके भाग लगाना है दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो है ये आपके ओपन बेल्ट ड्राइव का जो फॉर्मूला है वो जिसकी लंबाई बेल्ट की लंबाई का फॉर्मूला है वो होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं तो जब चालित यानी कि आपका ड्रिवन पुली के घूमने की दिशा चालक पुली के ड्रिवन पुली के घूमने की दिशा के विपरीत होती है। देखिए दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था डिफरेंस है दोनों में कि ओपन बेल्ट में अगर बात करते हैं तो एक ही दिशा में अगर घुमाना है तो आप ओपन बेल्ट का इस्तेमाल करें, और यदि आप अगर विपरीत दिशा में पुलियों को घुमाना चाहते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए ये इस दिशा में घूम रहा है तो ये इस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है। और इसी के साथ में देखिए अब जैसे कि अगर ये घूमने की विपरीत दिशा में घूमने की अगर होती है स्थिति तब हम तिरछा पट्टा चालन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है। अब देखिए ऊपर वाला ऑलवेज आपका स्लैक साइड, ये ऊपर से आपका इधर से टेंशन साइड यानी कि टाइट साइड, ये आपका ड्राइवर पुली और ये आपका आपके ड्रिवन पुली। तो ड्राइवर पुली तो यहाँ पर आपका D1 D2। ठीक है दोस्तों, आपका N1 और ये N2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। अब इसके भी हम अगर बात करें आपके जो है बेल्ट की लंबाई का, तो वहाँ पर आपको जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए आपको दूरी को दुगना कर देना है, 1.5 से गुणा कर देना है, D+D तो करना ही है। बस ये जो आपके बड़े पुली में से अगर छोटा पुली माइनस हो रहा था अब जो है प्लस कर देना है बस, और प्लस करके जो होल स्क्वायर करेंगे उसको आपको 4C से यानी कि दूरी के 4 गुना से आपको भाग लगा देना है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। अगर एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरे में बस आपका एक चिन्ह बदलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम रहेगा। वही आपका एल जो है लंबाई हो जाएगी, दोनों पुलियों के बीच की दूरी को हम C से डिनोट करेंगे दोस्तों, और डी जो होगा बड़ी पुली का व्यास होगा, और छोटा डी जो होगा वो आपके छोटी पुली का यानी कि ड्रिवन पुली का व्यास होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गियर ड्राइव पर। ठीक है दोस्तों, तो गियर ड्राइव पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कि आपको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए किस प्रकार से होता है। तो जब बहुत कम दूरी पर पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो वहाँ पर तब गियर चालन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके तो कई एग्जांपल्स हैं दोस्तों। आप अपनी डेली लाइफ में कई जगह आप गियर ड्राइव्स देखते हैं, चालन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों। अब इस एग्जांपल देता हूँ। अभी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, तो गर्मी में हम क्या करते हैं, गन्ने की दुकान पर जाते हैं ना, जूस की दुकान पर, तो वहाँ पर आपने गन्ने की मशीन देखी होगी। तो वहाँ पर देखिए कितना कम डिस्टेंस होता है दोस्तों, सारे गियर जो एक दूसरे से मैच किए होते हैं बिल्कुल अटैच में होते हैं, तो वहाँ पर हो रहा है ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए आपको जो है नॉलेज जो है अपनी लैंग्वेज में याद कीजिए, जो आपको याद करने में आसानी होती है, और उसको अपनी लैंग्वेज से जो है आपकी किताबों की लैंग्वेज में है कन्वर्ट कर लीजिए, समझने में आसानी होनी चाहिए दोस्तों। तो अब देखते हैं कि गियर चालन में दांते रहित पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दांतेदार होते हैं। देखिए होता ही है, टीथ कटे होते हैं गियर्स के ऊपर जिन्हें गियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो मिलने वाले गियरों के दांते समान आकृति के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आपस में मिलकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। और सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार गियर जो है एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, इस्पात यानी कि स्टील, प्लास्टिक आदि के बनाए जाते हैं। खिलौना की बात करेंगे तो प्लास्टिक के बनते हैं। बाकी सब जो कि आवश्यकता के अनुसार कहाँ पर कैसा कार्य है उसके अनुसार हम इन धातु का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा, क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों इसके ऊपर। इसी के साथ में गियर बनाने के लिए कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूशन, मिलिंग, गियर शेविंग, हॉबिंग आदि प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक गियर बनाने के लिए आपको कितनी सारी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, शक्ति संचरण में दांतों के आपस में फंसकर चलने के कारण कोई स्लिप संभव नहीं होता है, अतः पॉजिटिव जो है आपको ड्राइव मिलता है। ठीक है दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो है अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर आपको जो है आपके गियर का नोमेनक्लेचर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, और इसी के साथ में मैं उसका लिंक जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी के साथ में दोस्तों अब देखिए आपके साधारण गियर ट्रेन यानी कि सिंपल गियर ट्रेन की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है। तो साधारण गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पर एक ही गियर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ट्रेन बहुत बड़े वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो के लिए अधिक ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो चाहिए हो तो वहाँ पर आप गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है अब देखिए ये जो आपका हिस्सा दे रखा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा ये आपके टीथ होते हैं, ये आपका शाफ्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और
ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, तो यहाँ पर जो ये इंडिकेट किया गया है इसे हम स्पर गियर कहते हैं, और ये आपका जो है पिनियन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, साधारण गियर ट्रेन। अब बात करते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन की। तो जब किसी ट्रेन में एक ही शाफ्ट पर दो गियर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे संयोजित गियर ट्रेन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, आपका गियर बॉक्स देखिएगा। आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक गियर डालते हैं, दूसरे ऐसे मैच करते हुए इनका जो है 4 गियर डालते थे, तो वहाँ पर हम ज़्यादा गियर्स का इस्तेमाल करते हैं एक साथ, तो वहाँ पर जो है कंपाउंड गियर ट्रेन्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। बड़ा वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए गियरों को आपके संयोजित किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 2 गियर लगाएंगे तो थोड़ा कम मिलेगा। 4 गियर ट्रेन्स का मतलब इस एक गियर ट्रेन के अंदर 4 गियर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो मिलेगा कंपेयर टू 2 के। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपको डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ये आपका जो है बेवल गियर का दिया गया है। यहाँ पे फ्रंट के साथ में ये कुछ इस प्रकार से आपने देखे 3D डायग्राम, तो ये इस प्रकार से जो है इसके ऊपर रोटेट करता है, बिल्कुल आगे की तरफ चलता जाता है, फिर चलता जाता है, फिर चलता जाता है, तो इस प्रकार से चलता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके स्पाइरल गियर की। तो स्पाइरल गियर की अगर बात करते हैं तो यह हेलिकल दांत युक्त बेवल गियर होता है दोस्तों। मतलब दांत इसके हेलिकल गियर जैसे कि तिरछे तिरछे होते हैं, और लेकिन ये बेवल गियर का होता है। ये इस प्रकार से इसके ऊपर मैच करता हुआ चलता है। तो इसमें पहियों को चलाने के लिए चालन की दिशा को चालन शाफ्ट से 90 डिग्री पर मोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर इसके दांत जो है आपके हेलिकल बेवल गियर जैसे होते हैं, तो इसमें पहियों को चलाने के लिए चालन की दिशा को शाफ्ट की दिशा से 90 डिग्री पर मोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके आगे देखते हैं। ये आपका डायग्राम है पूरा स्पाइरल बेवल गियर का। अब हेलिकल गियर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपके स्पाइरल गियर के दांतों के द्वारा एक समय में शक्ति पारेषण करते हैं, पावर ट्रांसमिशन किया जाता है दोस्तों, और इसलिए इसमें आवाज़ नहीं होती है, आवाज़ अधिक होती है दोस्तों। इस कमी को हेलिकल गियर में दूर किया जाता है। हेलिकल गियर के दांते इसकी अक्ष से एक कोण पर मुड़े होते हैं। इसके कारण समय पर 2 या 2 से अधिक दांते आपस में मिलकर चलते हैं, और इसी से आवाज़ भी कम आती है। अधिक शक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब अधिक पावर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। और इसका प्रयोग जो है परस्पर समानांतर शाफ्टों यानी कि पैरेलल शाफ्ट पर शक्ति पारेषण के लिए यानी कि पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। और जैसा कि अगले चित्र में दिखाएंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल हेलिकल और डबल हेलिकल। तो कैसा होता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो इनकी दिशा होती है दोस्तों, तो ये देखिए इस दिशा में होगा, ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये आपका इस दिशा में होगा। तो ये घूमते हैं तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर मैच करेंगे और चलेगा। ये इसका सोर्स होता है जिससे कि ये घूमता है, तो ये भी इसके साथ में रोटेटेड करता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर बात करते हैं डबल हेलिकल की, ये आपका सिंगल हेलिकल, ये आपका डबल हेलिकल। तो डबल में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं, तो ये आपके इस तरीके से इनके दांत जो है यहाँ पर भी इस तरफ कटे होते हैं, इसके इस तरफ होते हैं, और यहाँ पर इसके, और ये तो ये भी इसी दिशा में इधर घूमेगा और ये इस दिशा में। ठीक है, अब हैरिंगबोन गियर की बात करते हैं दोस्तों। हैरिंगबोन गियर के अंदर क्या होता है, हैरिंगबोन गियर जो है डबल हेलिकल गियर का एक विशिष्ट प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है शीर्ष से विपरीत हाथ के 2 हेलिकल गियरों का पार्श्व यानी कि लेटरल आपका जो कनेक्शन होता है, संयोजन होता है। इस गियर का हेलिकल ग्रूव अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा होता है, देखिए या फिर दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार से होता है, तिरछे तो कटे होते हैं, डबल हेलिकल होता है दोस्तों, और यहाँ पर ये तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका जो वार्म एंड वार्म व्हील की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से होता है। ये जो है चक्कर इस तरीके से घूमता है और ये इस तरह से जो है रोटेटिंग करता है दोस्तों, इस दिशा से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको बनाकर। जो इसकी दिशा होती है दोस्तों वो होती है इधर से इधर की तरफ, और जो इसकी होती है वो इधर से इधर की तरफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में दोस्तों आपका जो रहता है यहाँ पर तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो इस दिशा में घूमेगा ही सही, और ये इस दिशा में घूमेगा, तो ये तो रोटेटिंग कर रहा है और ये इस दिशा में घूमता है। ठीक है, और दांत जो है जो वो मैच करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये वार्म व्हील कहलाता है दोस्तों, और ये वार्म कहलाता है। अब वार्म एंड वार्म व्हील का प्रयोग चालन की गति की चालक की चाल को बहुत कम करने के लिए किया जाता है। वार्म तथा वार्म व्हील की शाफ्ट आपस में समकोण पर काटती है दोस्तों। देखिए एक 90 डिग्री एंगल पर ही काटेगा। ठीक है, इस चालन में हमेशा वार्म चालक का कार्य करता है, ये आपका चालक का कार्य करता है, तथा वार्म व्हील जो है वो चलता है।
ठीक है, इसके द्वारा कम शक्ति पारेषण होता है। ठीक है दोस्तों, अब रैक एंड पिनियन की बात करते हैं दोस्तों। तो गियर में वृत्ताकार फेस पर देखिए दोस्तों, पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरीके से होता है। तो ये आपका रेक होता है और ये आपका पिनियन होता है। तो ये इस दिशा से इस दिशा में घूमेगा और ये इसके ऊपर चलता जाएगा ऐसे, और दांत मैश करते जाएंगे, यहाँ पर ये मैश करते चले जाएंगे। बस इस तरीके से इसका वर्क होता है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो गियर में वृत्ताकार फेस पर दांत कटे होते हैं, जबकि रेक में सीधे फेस पर दांत कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब यहाँ पर रेक पर कटे हुए दांतों के संगत इस पर चलने वाली पिनियन में भी दांत कटे होते हैं। दोनों में दांत कटे होते हैं। जब पिनियन घुमाव गति करता है तो रेक रेखीय गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रेक एंड पिनियन में किस प्रकार की, तो वहाँ पर रेखीय मोशन होता है। ठीक है, और जैसा कि चित्र में दर्शाया है, इस प्रकार के मैकेनिज्म में घुमाव गति को रेखीय गति में तथा रेखीय गति को घुमाव गति में बदला जा सकता है। इस चालन का प्रयोग मशीनों की स्लाइडों को चलाने के लिए किया जाता है। अब हाइपोइड गियर की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी उसी प्रकार से है, बेवल टाइप का लगता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर घूमेगा, इस तरीके से मैच करता जाएगा। ठीक है, तो यह गियर एक प्रकार के बेवल गियर का सेट होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, इसकी दांतों की आकृति स्पाइरल तथा बीच में से उभार के लिए एक परवलयाकार यानी कि पैराबोला टाइप की होती है, और पिनियन इसी प्रकार के थोड़ा बीच में दबी होती है। और जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के अंदर डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किया जाता है। आपके पीछे रियर जो होता है दोस्तों, तो बैक की तरफ में आपका डिफरेंशियल लगा होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अंत की तरफ ले जा रहा हूं दोस्तों इसके। तो गियर का चालन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? गियर चालन के लिए दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण होते हैं। तो चालन गियर घड़ी में, ठीक है, साधारण गियर घड़ी में, मतलब कि आप घड़ी में देख सकते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा टॉप ट्रेन में किया जाता है, यानी कि ट्रेन्स में आपने देखे होंगे गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दुकानों के शटर में हम गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। कार के ड्राइव शाफ्ट में, और भी एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि आपके गन्ने की मशीन हो गया, या इस तरीके से कई जगह पर जो है इसका एप्लीकेशन होता है। अब गियर चालन के लाभ क्या होते हैं दोस्तों? तो गियर चालन के मुख्य जो है गुण होते हैं, तो वो क्या है? गियर चालन न्यूनतम गति पर भी शक्ति पारेषण कर सकता है। ये बहुत अच्छी खासियत है इसकी। स्थिर वेगानुपात प्राप्त होता है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है, कम ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। तीसरा, यह कम स्थान घेरता है, ठीक है, और इसका सेवा काल अधिक होता है। ये लॉन्ग लाइफ होता है दोस्तों, और इस चालन में टूट फूट तथा रखरखाव की लागत कम होती है, और इसका प्रयोग कम दूरी पर शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है, तो किया जा सकता है। तो बस ये जो है आपकी गियर के लाभ होते हैं दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों हमारा जो है पावर ट्रांसमिशन का आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह काम आएगा। और इसी के साथ में दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद में यदि आप लाइक नहीं करते हो तो फोकट में नहीं अच्छा लगता, करना चाहिए। हमको भी अच्छा लगता है कि हम मेहनत करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ में दोस्तों एस&डी एजुकेशन आपसे विदा लेता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलूंगा दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।